हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे थर्मोडायनामिक्स को। और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अभी तक हम लोग सेकेंड लॉ की बात कर चुके हैं, अब हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं थर्ड लॉ की तरफ। पहली बात की वाई थर्ड लॉ इज इम्पॉर्टेंट, या इसकी क्या ज़रूरत थी। जब तक हम लोग बेटा सेकेंड लॉ की बात कर रहे थे, तब तक हम लोग एंट्रोपी चेंज कैलकुलेशन की बात कर रहे थे। आप थर्ड लॉ की हेल्प से आप एब्सोल्यूट एंट्रोपी की जो वैल्यू है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसका एक मेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पार्ट है। क्या बताया मैंने कि यूजिंग थर्ड लॉ हम लोग एब्सोल्यूट एंट्रोपी सब्सटेंस का है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहली बात की इट इज व्हाट, तो ये हमें एक रेफरेंस पॉइंट देता है। इट प्रोवाइड अ रेफरेंस पॉइंट to determine absolute entropy. To determine absolute entropy. एक बात तो ये, अगर हम थर्ड लॉ के स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट क्या देखिए आप लोग, एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन, एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन entropy of perfect crystal is zero। क्या बोला इन्होंने कहा, मतलब कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, जीरो केल्विन पर एंट्रोपी ऑफ एनी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज व्हाट जीरो। now पहली बात तो ये कि हम कैसे जज करेंगे कि कोई सब्सटेंस परफेक्टली क्रिस्टल है या नहीं है। तो ये जो शब्द है परफेक्ट क्रिस्टल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें कोई डिफेक्ट ना हो, देयर इज नो डिफेक्ट। सेकंड बात, ईच एटम, मॉलिक्यूल और आयन are arranged in ordered form in a crystal। ये पहली बात तो है कि उसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट ना हो। हम डिफेक्ट्स की बात करते हैं जब हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट, वहाँ हम लोग अलग अलग तरह के डिफेक्ट्स पढ़ते हैं, तो उसमें कोई डिफेक्ट ना हो। पहली बात, उसका हर एक एटम, मॉलिक्यूल या आयन जो भी है वो एक ऑर्डर्ड फॉर्म में अरेंज्ड हो उस क्रिस्टल के अंदर, विद इन इन अ क्रिस्टल लैटिस। ये बात, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ओरिएंटेशन है, जो पार्टिकल्स है उनका ओरिएंटेशन है वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। जो पार्टिकल्स हैं उनका ओरिएंटेशन एक ही डायरेक्शन में हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वी से इट इज अ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। यहाँ तक बात ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर, मतलब थर्ड लॉ के हिसाब से क्या बात हुई कि अगर ऐसा कोई भी परफेक्ट क्रिस्टल है तो जीरो केल्विन पर उसका एंट्रोपी क्या होगा, जीरो होगा। दैट इज एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल इज जीरो। ये आपका थर्ड लॉ का स्टेटमेंट है। ऐसा क्या हो रहा है, तो एक्चुअल में क्या है कि एट जीरो केल्विन substance is arranged in a particular direction only। आप अरेंज कह लीजिए या ओरिएंटेशन कह लीजिए, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली, जिसकी वजह से क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या कह रहा हूं मैं कि जीरो केल्विन पे जो परफेक्ट क्रिस्टल्स हैं, जो सब्सटेंस है, वो उनका ओरिएंटेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही है, जिसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी क्या है वो जीरो हो जाती है। सो एंट्रोपी इज व्हाट, जीरो। Yes or no? This is what third law का स्टेटमेंट।
अब यहाँ एक हम नोट लिखेंगे कि कुछ क्रिस्टल्स है जो थर्ड लॉ के इस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करते। देखिए कैसे। सो नोट बना के लिखेंगे हम लोग, even at 0 Kelvin some crystals like आप कह लीजिए CO, NO, N2O, ऑर्थो हाइड्रोजन, एक्सेट्रा। ठीक है, मैंने क्या लिखा कि even at 0 Kelvin some crystal, obviously these crystal are what, not perfect crystals। तो मैं क्या कह रहा हूं कि even at 0 Kelvin some crystals like CO, NO, N2O, ऑर्थो हाइड्रोजन बेटा ये होता है, इट इज अ न्यूक्लियर isomer of molecular hydrogen based on the spin of proton। ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन होते हैं, उनकी हम डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया है जो आपसे जेई में, वो एग्जाम्पल बेस्ड है कि इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो थर्ड लॉ का जो स्टेटमेंट है उसको फॉलो नहीं करता, या जिसकी एब्सोल्यूट 0 केल्विन पर भी एंट्रोपी 0 नहीं है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि इवन एट 0 केल्विन सम क्रिस्टल्स लाइक दीज आर व्हाट, they are what, etc. having residual entropy due to arrangement और इसे orientation in more than one direction। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उस पॉइंट पर हम लोग आते हैं, समझते। देखो हमने क्या कहा, सुनिएगा। एग्जाम्पल लिखे हमने CO, NO, N2O, ऑर्थो हाइड्रोजन वगैरह, ये जो है 0 केल्विन पे भी इनकी कुछ ना कुछ एंट्रोपी होती है। 0 केल्विन पे भी कुछ ना कुछ इनकी एंट्रोपी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं रेजिडुअल एंट्रोपी। उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल एंट्रोपी। क्योंकि इनकी एंट्रोपी है इसलिए ये परफेक्ट क्रिस्टल्स नहीं है, एक बात तो ये। और ये एंट्रोपी क्यों है, क्योंकि 0 केल्विन पर भी उनका जो अरेंजमेंट या ओरिएंटेशन ऐसा है कि वो मोर देन वन डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल है, या कोई ना कोई डिफरेंट ओरिएंटेशन पॉसिबल है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ एंट्रोपी होती है, उसे हम लोग बोलते हैं रेजिडुअल एंट्रोपी। कैसे, देखो एग्जांपल फॉर्म समझिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जो अरेंजमेंट या ओरिएंटेशन है वो एक से ज्यादा डायरेक्शन में किस प्रकार से। मान लीजिए मैं एग्जांपल लूं एनओ का, सपोज करो कि एनओ का क्रिस्टल इस प्रकार से कुछ है कि मान लीजिए आपने कहा एनओ, मैं सिर्फ एग्जांपल समझा रहा हूं आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्चुअल में ये लैटिस ऐसा होता होगा, नो। सो एनओ, मान लीजिए हमने एक एनओ के लिए एक अरेंजमेंट बनाया, तो हमने क्या कहा कि एनओ है वो इस प्रकार से अरेंज है कि पहले एन फिर ओ एक डायरेक्शन, पहले एन फिर ओ एक डायरेक्शन है, पहले एन फिर ओ एक डायरेक्शन। बट अगर आप देखेंगे यहाँ पर विल फाउंड कि पहले यहाँ पर ओ फिर एन आ गया, यहाँ पर ओ फिर एन आ गया। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं जो ओरिएंटेशन है वो एक से ज्यादा तरह से अलाइंड है, अरेंज्ड है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ यहाँ पर रेजिडुअल एंट्रोपी होती है इन पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स में। सो दिस इज व्हाट, ये वो एग्जाम्पल है जो 0 केल्विन पर भी रेजिडुअल एंट्रोपी पजेस करते हैं, या कुछ ना कुछ एंट्रोपी इनकी होती है। तो मेन थिंग इज व्हाट कि आपको ये एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए कि कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके केस में हम थर्ड लॉ का जो स्टेटमेंट है वो वैलिड नहीं करवा सकते, ऐसा कह लीजिए, या कह लीजिए वही कि जिनकी 0 केल्विन पर भी कुछ ना कुछ एंट्रोपी है। सो आपको ये याद होना जरूरी है।
तो सुनो, सो हमने क्या कहा कि थर्ड लॉ जो स्टार्टिंग किया, मैंने क्या बोला, थर्ड लॉ की हेल्प से आप एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं। उस पार्ट पे भी हम लोग आए नहीं, तो भी हम एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे उसका कि हाउ वी कैन डिटरमाइन द एब्सोल्यूट एंट्रोपी यूजिंग थर्ड लॉ। एक बात तो ये, थर्ड लॉ ने एक रेफरेंस पॉइंट बनाया है कि 0 केल्विन पर, एब्सोल्यूट 0 केल्विन पर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस अगर है, उसकी एंट्रोपी क्या होती है, जीरो होती है। उसकी एंट्रोपी क्या होती है, जीरो होती है। यस और नो? ये बात उसको उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं फिर से। ठीक है, देखिए, सो हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द एप्लीकेशन पार्ट। सो द इंपॉर्टेंट वन, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट जो है, डिटरमिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट entropy of a substance at a particular temperature and pressure। ठीक है, इसको आप ऐसा कर लीजिए कि कोई सब्सटेंस है हमारे पास, सब्सटेंस है, तो मान लीजिए शुरू में 0 केल्विन और पी प्रेशर पे है, उसको हम ले जा रहे हैं सब्सटेंस को T केल्विन और पी प्रेशर पे। तो अब जो एंट्रोपी है उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस पार्ट की हम बात कर रहे हैं। देखिए, उससे पहले मैं एक ग्राफ बनाता हूँ। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो इस बार जेईई मेंस 2025 में इस पे क्वेश्चन आया है, 2025 में इस पे क्वेश्चन आया है। तो अगर आप देखेंगे, आपके पास शीट है, उस पर आप चेक करेंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए, सो देखिए, लुक एट दिस। हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको डिवाइड कर लेते हैं दो हिस्सों में। जैसे हम लोग बात करते हैं एंट्रोपी की, और ये हमारा टेम्परेचर, इस तरफ आप बात कर रहे हैं टेम्परेचर की, एंड ऑब्वियसली इट इज इन केल्विन। ठीक है भाई, ये एब्सोल्यूट 0 केल्विन है। तो मैं कुछ ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं देखिए, फिर इसको समझेंगे क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, नाउ लुक एट दिस। इसको मतलब पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी, ई, एफ। ये जो है ना बी सी मैंने बनाया, ये स्ट्रेट लाइन है, मीन्स यहाँ पर टेम्परेचर क्या आपका कांस्टेंट है। सिमिलरली जो डी ई है, यहाँ पर भी आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। एक टेम्परेचर ये आपका, एक टेम्परेचर आपका यहाँ, और एक जो एफ का रेस्पिरेटर टेम्परेचर टी। ये सुनो, तो ये टेम्परेचर आपका मेल्टिंग पॉइंट है, ये टेम्परेचर आपका वॉल्यूम। एक्चुअली हम लोग एक सॉलिड जो है उसको अलग अलग स्टेज पर ले जा रहे हैं, पहले उसको मेल्ट कर रहे हैं, फिर उसको वेपराइज कर रहे हैं फर्दर। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनना, समझिएगा आप लोग। ए से बी तक वो सॉलिड है, ए से बी तक वो सॉलिड स्टेट में है। बी से सी ये मेल्टिंग पॉइंट है उसका, तो यहाँ वो मेल्ट हो रहा है, दिस इज व्हाट द, इससे यहाँ पर जो एंट्रोपी चेंज आएगा वो डेल्टा एस फ्यूजन होगा आपका, डेल्टा एस फ्यूजन होगा। फिर सी से डी, सी से डी वो लिक्विड स्टेट में है, सी से डी वो लिक्विड स्टेट में है, एंड दिस टेम्परेचर इज व्हाट द बॉइलिंग पॉइंट। तो डी से ई फिर से वो वेपराइज स्टेट में है, तो डेल्टा एस वेपराइजेशन की यहाँ बात की जाएगी। अलग अलग स्टेज में एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे हम लोग। फिर ई से एफ हो जा रहा है, तो हमें एफ पॉइंट पे, मतलब कि टी टेम्परेचर पे हमें एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है, टी टेम्परेचर पे हमें एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है। मैं फिर से बताता हूँ, देखिए एक बार। एब्सोल्यूट 0 केल्विन, यहाँ से आता है सॉलिड है, बी से सी लिक्विड, सी से डी फिर, और डी से ई एंट्रोपी चेंज फॉर वेपराइजेशन, एंड ई से एफ फर्दर टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, अब देखिए,
अगर मैं डेल्टा एस निकालता हूं तो डेल्टा एस क्या आएगा, एंट्रोपी चेंज एट टेम्परेचर टी माइनस एंट्रोपी चेंज एट 0 केल्विन। बोलो यस और नो? 0 केल्विन। क्लियर? अब ये क्या होगा, इट इज व्हाट, इट इज सिंपली डेल्टा एस ए बी प्लस डेल्टा एस बी सी प्लस डेल्टा एस सी डी प्लस डेल्टा एस डी ई, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस डेल्टा एस आपका ई एफ। आई थिंक एफ तक पॉइंट है हमारे पास, एफ तक पॉइंट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखिए सुनाओ, हमने कहा से ए से बी तक वो किस फेज में, पहली बात तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। एंट्रोपी फ्रॉम द थर्ड लॉ, एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट केल्विन इज व्हाट, 0। तो हम डेल्टा, सो एंट्रोपी चेंज एट टेम्परेचर टी, सॉरी एंट्रोपी एट टेम्परेचर टी की बात करें तो क्या हो जाएगा, एंट्रोपी चेंज एट ए बी। तो हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला क्या है, तो ए बी से मतलब क्या है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से मेल्टिंग पॉइंट तक, 0 से मेल्टिंग पॉइंट तक टेम्परेचर, बट मेल्टिंग पॉइंट लिख रहा हूँ, आप समझ जाइए, टेम्परेचर है वो। तो क्या हमारा फॉर्मूला है, Cp फॉर सॉलिड dt बाई टी। हम लोग जानते हैं डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या बेटा, इट इज व्हाट, NCP ln T2 बाय T1 प्लस NR ln P1 बाय P2। ये हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला डिराइव किया हम लोगों ने। सॉलिड की बात करें तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा आपका, यस और नो, यस और नो, क्लियर? इसी फॉर्मूले से फर्दर हम डिराइव करते हैं, हम लोग जानते हैं इसको, यस और नो। चलो, तो हीट कैपेसिटी फॉर, मैंने लिखा सॉलिड के लिए बात करी। अब बी से सी यहाँ फ्यूजन हो रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे बेटा, एंट्रोपी इट इज डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर, कौन सा, ऑब्वियसली टेम्परेचर आपका मेल्टिंग पॉइंट, यस और नो, प्लस सी से डी लिक्विड फेज में है, इस बार क्या होगा, सी से डी मतलब कहाँ से कहाँ तक इंडिकेट करेंगे बेटा आप देखिए, इट इज व्हाट, फ्रॉम दिस melting point to boiling point. So it is from melting point to boiling point. सेम वही लिखा जाएगा, बट इस बार जो Cp फॉर लिक्विड dt बाय टी। ठीक है, क्लियर? कैसा? अब हमने लिखा था, अब D से E, D से E की बात करेंगे, थोड़ा उसको हटा देता हूं मैं, ऊपर लेता हूं यहाँ पे, डेल्टा एस फॉर ई एफ। हाँ, तो इसकी बात करेंगे तो कैसे एंट्रोपी चेंज निकालेंगे बेटा, फिर से आप डेल्टा एस वेपराइजेशन अपॉन टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर हमारा ऑब्वियसली क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, यस और नो, क्लियर? फिर यहाँ से वो ई टू एफ, ये आपका गैसेस फॉर्म में है। सो अगेन वी डू व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट से टी तक, so it is plus boiling point से टेम्परेचर T तक, Cp फॉर गैस dt बाय T, यस और नो, ऐसे लिखेंगे लोग। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास ये सारी वैल्यू का मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में कह दिया कि भाई ये 0 केल्विन है, 50 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 70 डिग्री है, 100 डिग्री है, जो भी है, जिस भी टेम्परेचर टी टेम्परेचर कुछ भी होता है, वहाँ पे जाके हमसे पूछा कि एंटर में बताओ, तो हमें ये सिंपल तरीका आपको लगाना है, वो वैल्यूज पुट करनी है, यू विल गेट द आंसर। इससे हमारे पास क्या आएगी, एब्सोल्यूट एंट्रोपी में मिल जाएगी, इससे हमें एब्सोल्यूट एंट्रोपी मिल जाएगी। वापस से देखिए, फिर से देखिए, एक और चीज इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे तो ये जो BC वाली जो हमारी लाइन है और एक हमारी DE वाली लाइन है, ऑब्वियसली इन दोनों ही पॉइंट पे जो है कि फेस चेंज की बात की जा रही है, तो आप देखेंगे तो DE इज व्हाट, लार्जर देन BC, बिकॉज एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, सॉरी एंट्रोपी चेंज फॉर वेपराइजेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंट्रोपी चेंज फॉर फ्यूजन। ये प्रैक्टिकल वैल्यूज है, आप कभी आप चेक करेंगे तो आपको हमेशा इसी ऑर्डर में आंसर मिलेगा, मतलब कि ये वाला जो एरिया है थोड़ा सा ज़्यादा होगा इस वाले के कंपैरिजन में, क्लियर? तो ये पहला एप्लीकेशन है कि यूजिंग दिस वी कैन कैलकुलेट
एब्सोल्यूट एंट्रोपी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर टी। बस ये, और एक और बात, इसको देख कर डरना नहीं है, हमने ये क्वेश्चन सब पहले किए हुए हैं, ये सब फॉर्मूलाज में पहले डिराइव किए हुए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब बातें मैंने वही लिखी है। हाँ, वो अलग बात है कि मैंने सारे स्टेप एक साथ ले लिए, स्टेप फॉर्मूला बड़ा बन गया है। उस तक क्वेश्चन में सिर्फ 2 स्टेप ही आ रहे हो तो यहीं तक सॉल्व हो जाएगा। उस तक क्वेश्चन में बीच के 2 स्टेप मिसिंग हो, ये वाला ये वाला ये वाला ही काम आ रहा हो, तो वहीं से सॉल्व हो जाएगा। ये सुनो, एक क्वेश्चन है, आपको बताता हूँ मैं। देखिए, जो मैं बात कर रहा हूँ जेईई मेंस 2025 के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन इस प्रकार से है, थोड़ा आप देखिएगा, मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा इसको। क्वेश्चन ये है आपका, आइस एट -5 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड टू बिकम वेपर विथ टेम्परेचर ऑफ 110 डिग्री सेल्सियस। मतलब -5 से कहाँ ले जा रहे हैं हम लोग, 110 डिग्री सेल्सियस पे ले जा रहे हैं। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर द एंट्रोपी चेंज एसोसिएटेड विद दिस प्रोसेस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गिवन फॉर्मूलाज। तो आप देखेंगे ना, तो -5 से कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है 110 तक। तो बहुत सारे स्टेप्स आएंगे, तो उसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो आपका करेक्ट आंसर अगर आप देखेंगे, तो जैसे पहले स्टार्ट कहाँ से किया, -5 मतलब कि 268 केल्विन, वहाँ से स्टार्ट किया, 268 से 273 गया फर्स्ट ऑप्शन में। हमने क्या करा, उस समय वो क्या सॉलिड ही है, तो Cp या मोलर हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड Tt प्लस। सेकंड आप देखेंगे, फिर फ्यूजन हो रहा है तो डेल्टा एच फ्यूजन बाई टी एफ किया। फिर नेक्स्ट अगर आप देखेंगे वेपराइजेशन, तो प्लस डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई टी भी किया। ऐसे 273 गया वो, फिर 373 से फाइनली 383 दैट इज 110 केल्विन पे गया है। तो इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा, सेम ये मेथड है, मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहा, आपको मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है बेटा। हम लोग बात करते हैं सेकंड पार्ट की। देखिए, इसको तारीख बार फटाफट, ठीक है। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है। एक्चुअली हम लोग जो अगला लेक्चर देखेंगे, जब हम वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी की बात करेंगे, जो कि प्योरली बहुत अच्छे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं, चाहे जेईई मेंस में हो, एडवांस में हो, वहाँ पे मैं अगला टॉपिक फिर से लूंगा, वहाँ पर मैं क्वेश्चन फिर से लूंगा इस पर, तो आपको फिर वहाँ और बेटर क्लियर होगा, ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेशन की हमने बात करी, सो नाउ द सेकंड एप्लीकेशन, इट इज एप्लीकेशन नंबर 2 टू डिटरमाइन entropy change for a reaction of chemical change या chemical reaction। केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन हम लोग कैसे देखते हैं, एक बहुत बेसिक सी हम रिएक्शन लिखते हैं। देखिए, A of A plus B of B, A of A plus B of B gives C of C। स्मॉल ABC हम लोग जानते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ठीक है। फिलहाल हम लोग मान के चल रहे हैं कि ABC तीनों आपके गैस फॉर्म में है, ठीक है। सो अगर मुझे इस रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज निकालना है, तो बहुत सिंपल सा, कुछ नहीं है, इट इज डेल्टा एस और रिएक्शन इज व्हाट, समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। बस कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। टोटल जो प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उन सबका एंट्रोपी का सम माइनस जो भी रिएक्टेंट्स हैं उन सबकी एंट्रोपी का सम आपको निकालना है। ऑब्वियसली इसको फर्दर से लिख सकते हैं भाई कि इट इज व्हाट, प्रोडक्ट क्या क्या, C इंटू एंट्रोपी ऑफ C माइनस रिएक्टेंट A इंटू एंट्रोपी ऑफ A प्लस B इंटू एंट्रोपी ऑफ B। ऑब्वियसली जो हम बात कर रहे हैं एंट्रोपी ऑफ C, एंट्रोपी ऑफ A, एंट्रोपी ऑफ B, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। ऑब्वियसली अगर हम कह रहे हैं गिवन होगा, तो इसका मतलब कहाँ से कैलकुलेट किया गया होगा, वो जो हमारा पिछला वाला पार्ट था ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी, वहाँ से वैल्यू निकाली गई होगी और क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन होगी। ABC आपके आप मोल कह सकते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कह सकते हैं, उनसे मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी है। ये सुनो, उतारो, फिर क्वेश्चन लिखते हैं, फटाफट जल्दी उतारिए, फटाफट जल्दी उतारिए उसको, क्विक। ठीक है, जो हमने वैल्यू लिखी है एंट्रोपी ऑफ A B C, ये सारी आपकी मोलर एंट्रोपी है, सारी आपकी मोलर एंट्रोपी है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख रहा हूं, entropy of following substance, entropy of following substance। तो देखिए बेटा,
एंट्रोपी ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस आर एस फॉलोज। आपको गिवन है सब्सटेंस की एंट्रोपी गिवन है। पहले आपको गिवन है बेटा CH4 मीथेन गैस की 186.2 जूल पर केल्विन पर मोल, ऑक्सीजन गैस का 205 जूल पर केल्विन पर मोल, H2O लिक्विड का गिवन है आपको 69.9 जूल पर केल्विन पर मोल, और CO2 गैस का आपको गिवन है 213.6 जूल पर केल्विन पर मोल। द एंट्रोपी चेंज डेल्टा S नॉट फॉर द रिएक्शन गिवन है आपको। रिएक्शन क्या हमारी, मीथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव CO2 एंड H2O, बैलेंस रिएक्शन है। पहली बात तो आपको यहाँ बोला कि डेल्टा एस नॉट निकालना, इसका मतलब ये जो एंट्रोपी गिवन है मेरी सारी की सारी एंट्रोपी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म? यदि हम एंट्रोपी को 1 बार पे डिफाइन करें, प्रेशर अगर हम 1 बार लें तो जो एंट्रोपी है उसे हम लोग स्टैंडर्ड एंट्रोपी के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। बस यही इसका डेफिनेशन है। टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, अगर 1 बार पे डिफाइन किया गया है तो उसे हम लोग स्टैंडर्ड एंट्रोपी कहते हैं। ठीक है, पहला डाउट क्लियर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका जेईई मेंस 2015 में पूछा गया हमसे। तो देखिए, तो चूंकि रिएक्शन गिवन है तो डेल्टा एस फॉर रिएक्शन इज व्हाट, समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। तो कोई डाउट ही नहीं है। पहले हम CO2 का वैल्यू पुट करेंगे। CO2 कितना गिवन बेटा आपको, 1 मोल है यहाँ पर, और जो गिवन वैल्यू है पर मोल है दैट इज 213.6 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O। H2O कितना बेटा हमारे पास, 1 मोल का वैल्यू गिवन है, यहाँ पे 2 मोल है तो इट इज व्हाट 140, दैट इज 139.8। ठीक है, 2 मोल का निकाल लिया हमने। माइनस फॉर रिएक्टेंट CH4 कितना वैल्यू है 186.2, 1 मोल ही है, ऑक्सीजन 2 मोल है यहाँ पे तो 205, ये आपका 410। ठीक है भाई। सो हम सॉल्व करेंगे पूरा तो ये वैल्यू आपका आता है लगभग -242.6 किलो 6 जूल पर केल्विन पर मोल, ये आपका वैल्यू आता है। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। तो कुछ नहीं, मैंने इसे क्वेश्चन इसलिए कराया ताकि हमें आइडिया हो कि हमें कैसे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज करना है। क्वेश्चन में वैल्यू सारी जो भी एंट्रोपी गिवन है स्टैंडर्ड एंट्रोपी की वो सारी 1 मोल के लिए डिफाइन है। और चूंकि ये बैलेंस इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो ये 2 मोल है आपका, ऑक्सीजन आपका 2 मोल है, तो उसके हिसाब से हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो बेसिक कैलकुलेशन है उससे हम आंसर निकाल लेंगे। यस और नो, यस और नो। चलो एक क्वेश्चन और देखो, 2015 में पूछा गया हमसे। देखिए जेईई 2014 में पूछा गया है, फॉर अ प्रोसेस H2O लिक्विड टू H2O वेपर। तो देखिए बेटा ये क्वेश्चन हमसे जेईई 2014 में पूछा है। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से कि प्रोसेस गिवन है, H2O लिक्विड से H2O वेपर बन रहा है, एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है एंड 1 atm प्रेशर, और टेम्परेचर आपका 100 डिग्री और प्रेशर आपका 1 atm है। द करेक्ट चॉइसेस, पहला ऑप्शन आपका है कि डेल्टा सिस्टम पॉजिटिव है, डेल्टा सराउंडिंग भी पॉजिटिव है। सेकंड ऑप्शन डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव है बट डेल्टा सराउंडिंग नेगेटिव है। थर्ड ऑप्शन डेल्टा सिस्टम नेगेटिव है, डेल्टा एस सराउंडिंग पॉजिटिव है। द लास्ट वन कि डेल्टा सिस्टम नेगेटिव है और डेल्टा सराउंडिंग भी नेगेटिव है। हमें सही वाला जो ऑप्शन है वो चूज करना है। देखिए भाई बहुत क्लियर दिख रहा है हमें कि इस टेम्परेचर और प्रेशर पे देयर इज अ इक्विलिब्रियम बिटवीन वाटर एज अ लिक्विड एंड वाटर एज अ वेपर। हम लोग जानते हैं, कई बार हम लोग पढ़ चुके केमिस्ट्री में कि 100 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर पे यहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है। तो इक्विलिब्रियम है तो तय है कि तो डेल्टा एस टोटल जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। बात कर चुका पहले। और रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा टोटल इज व्हाट, 0। यस और नो। चलो अब अगर मैं इस रिएक्शन को देखता हूं तो लिक्विड से किस डायरेक्शन में जा रही है, गैसियस फेज की तरफ जा रही है। क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन में लिक्विड से कहाँ जा रही है बेटा, ये गैसियस फेज की तरफ जा रही है। तो हम जानते हैं कि गैसियस फेज में एंट्रोपी ज़्यादा होती है कंपेयर टू लिक्विड फेज। इट मीन्स कि यहाँ पर जो डेल्टा एस सिस्टम जो है एज पर द गिवन रिएक्शन इज व्हाट इंक्रीजेस।
अगर आप सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाएंगे तब भी एंट्रोपी बढ़ेगा, लिक्विड से गैसेस की तरफ जाएंगे तो एंट्रोपी और बढ़ेगा। इट मीन्स कि यहाँ सिस्टम का जो एंट्रोपी है वो बढ़ रहा है। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि डेल्टा टोटल इज व्हाट, इट इज नथिंग बट इट इज डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, जिसका सम कितना है 0 है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो डेफिनेटली इसको नेगेटिव होना ही होगा, इसको नेगेटिव होना ही होगा, तभी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। इट मीन्स डेल्टा एस सिस्टम तो आपका पॉजिटिव होगा और बट डेल्टा एस सराउंडिंग जो है आपका वो नेगेटिव होगा। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा फर्स्ट? नो, सिस्टम पॉजिटिव, ये आपका राइट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे हमारे। सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लोग बात करेंगे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो कि प्योरली जे एडवांस के लिए होगी। सो आज के लिए इतना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।